गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का अपन यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। सर क्या मतलब होता है क्लबिंग ऑफ इनकम का? क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है एक बंदे का इनकम दूसरे इनकम इनकम बंदे के इनकम के साथ ऐड हो रहा है, क्लब हो रहा है। मतलब इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द एसएससी टोटल इनकम। अपना एसएससी है जिसका अपन इनकम का कंपटीशन करने वाले हैं, उसके साथ किसी दूसरे बंदे का इनकम साथ में क्लब हो रहा है, उसको बोलते हैं क्लबिंग। सर ये क्लबिंग का प्रोविजन कब अट्रैक्ट होता है? अब मेरी बात समझना। अगर आप करते हो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने अपनी वाइफ को क्या बोला ना, आपके पास एक घर है, वहां से उसको आपको रेंटल इनकम आता है। आपने अपनी वाइफ को क्या बोला, एक काम करना, इस घर से जो रेंट आता है ना वो तू रख ले, इस घर से जो रेंट आता है वो तू रख ले, वो तेरा हो जाएगा। तो क्या एज ए इनकम टैक्स के हिसाब से अभी आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो रेंटल इनकम आया वो मिसिज ए का है? मतलब अगर मिस्टर ए ने उसको रेंट का पावर ट्रांसफर किया है, रेंट रिसीव करने का पावर ट्रांसफर किया है मिसिज ए को, तो क्या इनकम टैक्स में भी वो इनकम मिसिज ए के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है क्या? आंसर इज नो। वो मिसिज ए के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो मिस्टर ए के हाथ में इनकम टैक्सेबल होने वाला है, चाहे रिसीव वो मिसिज ए के हो रहा हो। टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है आपको राइट, जो एसेट का राइट आपको ट्रांसफर कर रहा है, उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होने वाला है। एग्जांपल देखना, मिस्टर ए ने क्या किया, राइट ट्रांसफर किया है रेंट रिसीव्ड करने का मिसिस ए को विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस। उसने घर ट्रांसफर नहीं किया, ओनली राइट ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में क्या होगा ना, जो इनकम आएगा वहां से वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, वो मिस्टर ए के हाथ में वो इनकम क्लब होने वाला है। चलिए, ट्रांसफर अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट। मान लीजिए क्या किया, मिस्टर ए ने उसको एसेट ट्रांसफर कर दिया, घर अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, फिर वहां से जो इनकम आ रहा है क्या, फिर वो इनकम मिसेस ए के मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? तो हमको देखना पड़ेगा जो ट्रांसफर है वो रिवोकेबल ट्रांसफर है या इरिवोकेबल ट्रांसफर है। मतलब आपने जो ट्रांसफर किया है घर को, कभी भी आप वापस ले सकते हो या कभी भी आप वापस नहीं ले सकते हो। और कभी भी अगर वापस ले सकते हो आप, अगर आपका रिवोकेबल ट्रांसफर है तो वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाली है, जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में इनकम टैक्सेबल होने वाला है। पर ध्यान रखना, आपने क्या किया, रिवोकेबल का क्लोज तो डाला है, बट ये डाला है कि जब आपका लाइफ खत्म हो जाएगा ना, अपने वाइफ वगैरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी अगर वो प्रॉपर्टी मेरे को वापस ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये ओवर द लाइफ है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर। ये ट्रांसफर का लाइफ कंप्लीट होने के बाद ही वो प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर होने वाला है। तो इस केस में इसको इररिवोकेबली माना जाएगा। इस केस में इनकम वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो इनकम ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इररिवोकेबल ट्रांसफर है, मतलब आपको ट्रांसफर वापस होगा ही नहीं प्रॉपर्टी का, तो वो ट्रांसफर के हाथ में इनकम टैक्सेबल होने वाला है, फिर आपके हाथ में इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल्स टोटल इनकम। अब मेरी बात सुनना, दूसरे बंदे का इनकम आपके एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा। कब कब होगा? वो क्या करता है ना, सबसे पहली बात तो करते हैं जो उसकी स्पाउस है, उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है। अगर वाइफ है तो हस्बैंड आपका, अगर एसएससी आपकी वाइफ है तो उसका हस्बैंड, अगर हस्बैंड आपका एसएससी है तो उसकी वाइफ, उसका इनकम उसके हाथ में क्लब होने वाला है। अब मेरी बात समझना, इनकम कहां से होता है? इनकम होता है इनकम बाय वे ऑफ रेमुनरेशन टू स्पाउस, उसकी पत्नी को। अब अपन यही मानते हैं आपका एसएससी कौन है, पति आपका एसएससी है। इनकम बाय वे ऑफ रेमुनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब आपका कहीं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आप किसी फर्म में इंटरेस्ट रखते हो। मतलब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर, आप उस फर्म का या फिर कंपनी का 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग होल्ड रखते हो, या फिर अगर कंपनी नहीं है तो 20% ज्यादा आपके पास क्या है, पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास 20% से ज्यादा का है, तो आप क्या मान लिया जाओगे, इसके लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आपका मान लिया जाएगा। आपका उस फर्म या कंपनी में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो वहां से अगर आपको वाइफ को कुछ भी मिलता है, वहां से आपकी वाइफ को अगर कुछ भी रेमुनरेशन वगैरह मिलता है, तो वो आपके हाथ में क्लब होने वाला है। वो आपके हाथ में क्या होने वाला है, क्लब होने वाला है, क्योंकि आपकी वहां पे अच्छी जान पहचान है, आपका वहां पे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से आपको वाइफ को पैसा मिल रहा है। अगर वाइफ के पास नॉलेज है, अगर वाइफ को पैसा मिलता है जो उसके नॉलेज की वजह से मिलता है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मिलता है, तो वो फिर वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अदरवाइज वो आपके हाथ में इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। और जो आप 20% होल्ड करते हो ना, 20% या उससे ज्यादा वाला, वो अगर आप अकेले होल्ड नहीं करते हो, आप अपने साथ क्या करते हो, आप खुद होल्ड करते हो और आपके रिलेटिव भी होल्ड करते हैं, आप सबका मिलाकर 20% या उससे ज्यादा है, तो भी आप मान लिया जाएगा कि वो इनकम जो उसको हो रहा है वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, अगर उसका क्वालिफिकेशन नहीं है तो। सर रिलेटिव कौन कौन होगा? रिलेटिव का मतलब होता है आपका हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और एनी अदर लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर वाले कौन होते हैं, दादा दादी वगैरह, और नीचे वाले अपने होता है पोता पोती, बेटा बेटी वगैरह। ठीक है। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीव्ड रेमुनरेशन फ्रॉम सच फर्म, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को वहां से रेमुनरेशन मिल रहा है, देन इनकम क्लब्ड इन द हैंड ऑफ दैट स्पाउस
विच हैव हायर टोटल इनकम, जिसकी इनकम ज्यादा है इस वाली इनकम को छोड़ के। अगर इस रेम्युनरेशन को छोड़ दे तो उसके बाद किसका इनकम ज्यादा है, हस्बैंड का ज्यादा है, वाइफ का ज्यादा है, उसके हाथ में ये वाला इनकम क्लब हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। इनकम टू स्पाउस फ्रॉम एसेट विच ट्रांसफर टू हिम हर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। हस्बैंड ने क्या किया, अपने वाइफ को अपना प्लॉट था एक, वो 10 रुपए में उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में उसको प्लॉट ट्रांसफर कर दिया है। तो वहां से उसको जो भी इनकम आएगा, मान लो उसको रेंट पे चढ़ाया या उसने कुछ भी किया, वहां से जो भी इनकम आएगा वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होने वाला है। इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, मतलब हस्बैंड के हाथ में वो टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना, अब पत्नी क्या बोलती है कोर्ट में जाके, जज साहब इन्होंने मेरे को प्यार से ट्रांसफर किया है, क्या प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती? इनकम टैक्स में लिखा प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती, प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो कंसिडरेशन मतलब प्यार है, ऐसा प्यार कोई कंसिडरेशन नहीं होता, आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन यहाँ पे देना रहेगा। इनकम फ्रॉम एक्रिएशन ऑफ सच एसेट विल नॉट बी क्लब। अब ऐसा कैसा, देखो आपके हस्बैंड ने क्या किया ना, अपनी वाइफ को एक गाय दे दी, एक गाय दे दी उसने, एक गाय दे दी जो क्या देती है, दूध देती है, राइट। अब गाय का क्या होना, एक बच्चा हो गया, गाय का एक छोटा सा बच्चा भी हो गया। अब ये बच्चा भी बड़ा हो गया, ये भी दूध देने लग गया, ये भी दूध देने लग गया। अब मेरी बात समझना, जो गाय के दूध बेचने से जो इनकम आएगा वो तो हस्बैंड के हाथ में क्लब होने वाला है, पर जो ये बच्चे के जो दूध देगा उसका जो इनकम आएगा ना दूध बेचने से, वो हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होगा। यही लिखा देखो, अगर वो एसेट में एक्रिएशन होता है, मतलब एसेट बढ़ जाती है, तो जो बड़ी हुई एसेट है, मतलब जो गाय से एक बछड़ा और हुआ है, उसका जो इनकम आएगा वो आपके हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला है, वो आपके स्पाउस के हाथ में क्लब नहीं होने वाला। इनकम एंड बाय इन्वेस्टिंग सच अमाउंट विल नॉट बी क्लब। आपको इनकम कहां से होता है, आपने उस पैसे को और इन्वेस्ट किया है भाई कहीं पे, जो आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट दिया उसको आपने और इन्वेस्ट किया है, वो भी आपके हाथ में क्या होने वाला है, क्लब नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला, देखो मेरी बात समझना, आपने क्या किया ना, एक एफडी बनाया, इनकम एंड बाई क्या लिखा था, इनकम एंड बाई इन्वेस्टिंग सच अमाउंट विल नॉट बी क्लब। अब मेरी बात समझना, आपने क्या किया, उसका एफडी बनाया, एफडी बना के आपने उसे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया, वो तो आपके हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। आपने उस 1 लाख को वापस एफडी बना दिया, अब उस 1 लाख का जो इंटरेस्ट आएगा वो आपके हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होने वाला है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। इनकम फ्रॉम सच एसेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस देन इंटरेस्ट और इनकम विल बी क्लब्ड। अब मेरी बात समझना, आपने जो हस्बैंड ने आपको पैसा दिया, आपने क्या किया, बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर दिया, या फिर किसी को आपने लोन दे दिया है बिजनेस करने के लिए, तो वहां से जो इंटरेस्ट आएगा, या फिर अगर आप बिजनेस खुद करते हो तो वहां से जो इनकम आएगा वो भी आपके हस्बैंड के हाथ में क्लब होने वाला है। सर मैंने बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपए, ठीक है, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए थे, हस्बैंड ने मेरे को दिए ओनली 2 लाख रुपए, हस्बैंड ने मेरे को 2 लाख रुपए दिए और मैंने अपनी तरफ से 8 लाख जोड़ के 10 लाख में मैंने बिजनेस में लगा दिए, और मेरे को इस साल में प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का, मेरे को इसमें साल में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब मेरी बात समझना, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 6 लाख का प्रॉफिट आपको 10 लाख पे हुआ है, तो 2 लाख के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 2 लाख का आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो आपको होगा 50,000, नहीं 50 नहीं 30,000 होता है आई थिंक, है ना, आई थिंक 30,000, 6 1 पॉइंट नहीं 30,000 नहीं 1.40 1,40,000 आपका इनकम क्या हो जाएगा, पति के हाथ में क्लब हो जाएगा, क्योंकि जो आपने 6 लाख प्रॉफिट कमाया उसमें से 2 लाख जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किसका है, आपके हस्बैंड का, और 10 लाख में से 2 लाख उसका और 8 लाख आपका है। तो आप क्या करोगे ना, 2/8 रेशियो में इसको बांट दोगे 6 लाख को, तो 2 रेशियो का जो आएगा वो कैसा क्या करोगे, अपने हस्बैंड के हाथ में आप क्लब कर दोगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको इनकम टू स्पाउस, आपके स्पाउस को इनकम होता है फ्रॉम एसेट विच ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी टू फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस, आपने अपनी स्पाउस के बेनिफिट के लिए क्या करना, किसी थर्ड पार्टी को पैसा दे दिया और बोल देना भाई आप इसका जो भी इनकम वगैरह आए वो आप क्या करोगे, अपने मेरी वाइफ को दे दोगे, तो ये भी इनकम आपके हाथ में क्लब होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए सर, आप बच्चे की वाइफ को, अपने बेटे की वाइफ को अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो ये सेम वाला, ये सेम आपके होने वाले हैं, ये सेम टू सेम आप पे कैलकुलेशन यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अगर माइनर चाइल्ड को अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, अगर वहां से अगर कुछ इनकम आता है, फिर माइनर चाइल्ड का जो इनकम आता है वो आपके हाथ में क्लब कैसे होने वाला है, मेरी बात समझना। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। अब मेरी बात समझना, आपकी मम्मी भी कमाती है, आपके पापा भी कमाते हैं, अब आप दोनों में से जिसका इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्या होने वाला है, बच्चे का इनकम क्लब होने वाला है। बच्चा जो भी इनकम कमाता है वो आपके मदर या फादर जो उनमें से ज्यादा कमाता है उसके हाथ में इनकम जुड़ जाएगा और उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए फॉलोइंग इनकम टैक्सेबल, सारी इनकम उससे टैक्सेबल होगी जो भी उसने कमाया है।
ओनली इन हैंड ऑफ माइनर ओनली। अब मेरी बात समझना, जो भी माइनर बच्चा इनकम कमाता है वो आपके हाथ में क्लब होने वाला है, जो आप में से ज्यादा कमाता है। बट दो टाइप की इनकम ऐसी है, अगर वो ये इनकम बच्चे को होती है तो बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगी, वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन कौन सी वाली इनकम है? बच्चा पैसा कमाता है, अपने स्किल से कमाता है, अपने टैलेंट से कमाता है, या फिर अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज से कमाता है, तो वो इनकम बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होने वाली है, फिर वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। या फिर बच्चा क्या है ना, हैंडीकेप है, ATU वाला हैंडीकेप है, माइनर चाइल्ड सफरिंग यानी डिसेबिलिटी, उसकी डिसेबिलिटी है, तो अगर उसको कोई भी इनकम होता है वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, फिर वो क्या होगा ना, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होने वाला है। अब मेरी बात समझना, एक बार किसी पेरेंट के हाथ में उसका इनकम क्लब होना शुरू हो चुका है, अब फिर कंटिन्यूसली उसी पेरेंट के हाथ में उसका इनकम क्लब होने वाला है, एक्सेप्ट रदर देन अगर असेसिंग ऑफिसर बोलेगा ना भाई मेरे को दूसरे पेरेंट के हाथ में क्लब करने का है अभी, क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है। आपको हर साल चेक नहीं करना इनकम किसका ज्यादा है, फर्स्ट टाइम जब आपका इनकम हुआ उस साल में किस पेरेंट के हाथ में आपका इनकम क्लब हुआ, फिर अगले साल तक उसी पेरेंट के हाथ में इनकम आपका क्लब होता रहेगा। अगर आपने एओ ने आपको बोल दिया कि भाई हमको दूसरे पेरेंट के हाथ में इनकम को क्लब करना है, तो वो क्या करेगा ना, दूसरे पेरेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब उसको सुनवाई का मौका देगा, भाई तेरे हाथ में इनकम क्यों ना क्लब करें हम। वो अपना आंसर देगा, रिप्लाई देगा, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उसको इनकम किसके हाथ में क्लब करना रहेगा। अब मेरी बात समझना, अगर मान लीजिए आपके माता पिता की शादी आगे तक नहीं चलती है, मतलब वो डाइवर्स वगैरह हो जाता है, तो आपका इनकम किसके हाथ में क्लब होने वाला है? तो आपका इनकम क्लब होगा ना उस पेरेंट के हाथ में जो आपका क्या होता है, रख रखाव करता है, आपका देखभाल करता है, जिसके साथ आप रहते हो उसके हाथ में आपका इनकम क्लब होने वाला है। क्लबिंग के प्रोविजन उस माइनर मैरिज डॉटर के केस में भी लगेंगे, अगर माइनर मैरिज डॉटर को इनकम होता है तो भी इसमें क्या हो गया, क्लबिंग के प्रोविजन लगने वाले हैं। अब बच्चे का इनकम जब माता पिता के हाथ में ऐड होता है ना, तो आपको 1500 रुपए पर चाइल्ड का आपको क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का इनकम कितना है, बच्चे का इनकम है 1 लाख रुपए। जब आपके हाथ में इनकम को जोड़ेंगे, मान लीजिए आपका इनकम है 4 लाख रुपए, तो बच्चे का 1 लाख आपके इनकम में जुड़ने वाला है, इसका मतलब आपका इनकम 5 लाख होने वाला है। बट जो बच्चे का इनकम उसमें से आपको 1500 रुपए का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, आपके हाथ में ओनली 98,500 आपके हाथ में जुड़ने वाले हैं। ये 1500 रुपए का आपको हर चाइल्ड के केस में क्या मिलेगा, एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। एक टाइम आता है क्रॉस ट्रांसफर, एक टाइम आता है क्रॉस ट्रांसफर। ये क्या होता है क्रॉस ट्रांसफर? क्या होता है ना, आप और बी दोस्तों, ठीक है, ए और बी फ्रेंड हैं। ए और बी ने कहा अगर मैं अपनी वाइफ, ए ने बोला अगर मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट वगैरह देता हूँ, प्रॉपर्टी वगैरह, तो वहां से जो भी इनकम आएगा वो मेरे हाथ में क्लब होने वाला है। बी ने कहा अगर ऐसा सेम टू सेम मेरे साथ भी है, मैं अगर अपनी वाइफ को देता हूँ तो वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। तो ए बोलता है एक काम करते हैं ना, मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट देता हूँ, तू मेरी वाइफ को गिफ्ट दे दे, मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट देता हूँ तो मेरी वाइफ को गिफ्ट दे दे, तो इनकम किसके हाथ में ही क्लब होने वाली है, इनकम टैक्स को क्या ही पता लगने वाला है। तो इनकम टैक्स वालों ने एक प्रोविजन निकाला, क्रॉस ट्रांसफर। अगर आप क्या करते हो ना, आप किसी और की वाइफ या हस्बैंड को आप गिफ्ट देते हो, दूसरा वाला आपकी वाइफ या हस्बैंड को वो गिफ्ट देता है, तो जो क्रॉस का अमाउंट है, मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर आर ने क्या किया, 12 लाख रुपए गिफ्ट दिए, मिस्टर ए ने क्या किया, 10 लाख रुपए गिफ्ट दिए। अब यहाँ से जो इससे इनकम होगा 10 लाख या 12 लाख का, वो आपके हस्बैंड के हाथ में क्लब होने वाला है। तो इसको इनकम हुआ 10 लाख की इनकम से 60,000 रुपए, इसको 12 लाख से इनकम हुआ ओनली 50,000 रुपए। अब दोनों में इनकम में मैच कितना कर रहा है, अब मेरी बात समझना, इन दोनों में मैच कौन सा अमाउंट हो रहा है, 50,000 मैच हो रहा है, दोनों का इनकम मिनिमम 50,000 तो है। तो ये 50,000 है ना, इसके हाथ में क्लब हो जाएगा, इसका 50,000 इसके हाथ में क्लब हो जाएगा, और 10,000 क्या हो जाएगा, मिस्टर मिसेज आर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना, वापस से क्या बोलता हूँ, if any transaction having interconnection and part of some transaction, it shall be considered as device to evade tax। ये माना जाएगा आपने टैक्स को इवेड करने के लिए ऐसा काम किया है। टैक्स एंड क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड, ओनली क्रॉस मैच अमाउंट विल बी क्लब्ड। इन दोनों में से कौन सा अमाउंट मैच हो रहा है इनकम का, सिर्फ 50,000 दोनों का मिनिमम है, एक का 60 एक का 50 है, पर 50 तो दोनों के पास है, तो 50,000 रुपए क्या होगा ना, मिस्टर ए का इनकम मिस्टर ए के हाथ में 50,000 क्लब हो जाएगा, और मिसेस आर का इनकम मिस्टर आर के हाथ में 50,000 क्लब हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। क्रॉस अमाउंट मैच इज ₹50,000 and then ₹50,000 interest of Mrs. R clubbed in the hands of Mr. R, और 50,000 interest of Mrs. A clubbed in the hands of Mr. A के हाथ में क्लब हो जाएगा। एसेट ट्रांसफर करता है कोई इंडिविजुअल एचयूएफ को, एचयूएफ इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी एचयूएफ को एसेट ट्रांसफर कर देता है विदाउट कंसिडरेशन। अब तो एचयूएफ को जो भी इनकम होगा उस एसेट से वो इंडिविजुअल के हाथ में क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। इफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन और inadequate consideration, then income earned from such asset will be clubbed in the income of such individual. Such income which clubbed in tax hands of individual excluded from his income of एचयूएफ। अब मेरी बात समझना, आपको जो इनकम हुआ है एचयूएफ को,
वो अपने इंडिविजुअल के हाथ में क्लब कर दिया, ठीक है, उसके हाथ में टैक्सेबल कर दिया, तो अब वो इनकम एचयूएफ के हाथ में वापस टैक्सेबल थोड़ी करेंगे, वो एचयूएफ के हाथ में वापस टैक्सेबल अपन नहीं करने वाले। अब कुछ पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, अपन लिखा ना इनकम क्लब होता है, इनकम का मतलब लॉस भी साथ में इंक्लूड होता है, अगर लॉस हुआ वो भी साथ में क्या हो जाएगा, आपके क्लब हो जाएगा। सेकंड जनरेशन इनकम आपका टैक्सेबल नहीं होता है, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या बताया था मैंने, अगर आप एफडी करवाते हो, अब अगर आपने मिस्टर ए ने मिसेस देखो 1 करोड़ रुपया गिफ्ट दिया है, तो 1 करोड़ पे जो ब्याज आएगा उसका इस साल का, मान लीजिए 10 लाख रुपए इसका ब्याज आया, तो 10 लाख तो मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगा, पर वो 10 लाख एक मिस्टर ए को दे थोड़ी रही है मिसेस ए, वो तो रखेगी अपने पास ही, पर इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर ए पे करेगा, वो 10 लाख को वापस एफडी में डाल देती है। अब उसका एफडी 1 करोड़ 10 लाख का बन चुका है, 1 करोड़ 10 लाख का बन चुका है, तो 1 करोड़ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो तो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो तो क्लब हो जाएगा उसके हाथ में, पर जो ऊपर वाले 10 लाख पे जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो मिसेस ए के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन इनकम, मतलब आपने इनकम को वापस इन्वेस्ट करके आपने इनकम कमाया, उसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन इनकम, वो सिर्फ आपके जो इनकम कमाता है उसी के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना, सर जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, अगर आपने प्रॉपर्टी अपने वाइफ को या अपने बच्चे को ट्रांसफर करी है, तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस किसको भेजेगा, अगर इनकम का किसी को कोई दिक्कत आया तो वो दोनों में से किसी को भी भेज सकता है, वो ट्रांसफर को भी भेज सकता है, ट्रांसफर को भी भेज सकता है, पर माइनर मैरिज डॉटर के केस में अगर आपने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया ना, तो असेसिंग ऑफिसर ओनली माइनर मैरिज डॉटर को ही नोटिस भेज सकता है, उसके पिता को वो नोटिस या उसकी माता को वो नोटिस नहीं भेज सकता है, क्योंकि माइनर मैरिज डॉटर घर छोड़ के जा चुकी है, वो दूसरे के घर की पराई बन चुकी है, भले वो माइनर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पराई बन चुकी है ना। अब अगर नोटिस भेजना है तो उसको भेजो, हमको नोटिस भेजने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ आपके आपके क्लबिंग वाला प्रोविजन खत्म हो जाता है, क्लबिंग वाला आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको ध्यान से वापस पढ़ेंगे और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपका फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।